नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021 सोमवार को लोकसभा में पास हो गया। बिल में वोटर लिस्ट में दोहराव और फर्जी मतदान रोकने के लिए वोटर आईडी और लिस्ट को आधार कार्ड से जोड़ने का प्रावधान है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले हफ्ते बुधवार को चुनाव सुधारों से जुड़े इस विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी थी। आपको बता दें कि विपक्ष ने बिल का विरोध किया और इसे स्टैंडिंग कमेटी के समक्ष पेश करने का प्रस्ताव रखा। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बिल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है। वहीं जवाब में कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सदस्यों ने इसका विरोध करने को लेकर जो तर्क दिया है वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत तरीके से पेश करने का प्रयास है। ये बिल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हिसाब से ही है। एक रिपोर्ट देखें। सर, ये आपको शोभा नहीं देता है सर, कल्याण जी। दिस इज द बिल, दिस इज द बिल। विपक्षी सदस्यों के विरोध और शोर शराबे के बीच लोकसभा में सोमवार को निर्वाचन विधि संशोधन विधेयक 2021 पास हुआ। इस विधेयक को मतदाता सूची में दोहराव और फर्जी मतदान रोकने के आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड से जोड़ने का प्रस्ताव है। इसको लेकर लोकसभा में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, एआईएमआईएम, आरएसपी, बीएसपी जैसे दलों ने इस विधेयक का विरोध किया। कांग्रेस ने मांग की कि विधेयक को विचार के लिए संसद की स्थायी समिति को भेजा जाए। कांग्रेस के लोकसभा सांसद शशि थरूर ने कहा कि आधार को केवल आवास के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, ये नागरिकता के प्रमाण के रूप में नहीं है। ऐसे में इसे मतदाता सूची से जोड़ना पूरी तरह से गलत है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी विधेयक को वापस ले जाने की मांग की। चौधरी ने कहा कि ये पुत्तस्वामी बनाम भारत सरकार मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ है, जबकि एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का मानना था कि वोटर आईडी और आधार कार्ड को लिंक करना प्राइवेसी के खिलाफ है। ओवैसी ने कहा कि ये बिल अगर कानून बनेगा तो कल मोदी सरकार इस कानून के जरिए मतदाताओं पर दबाव डालेगी। We are forgetting that Aadhaar was only meant to be a proof of residence. It is not a proof of citizenship. In our country, only citizens are allowed to vote, sir. So if you are in a position where you are asking Aadhaar for voters, all you are getting is a document that reflects residence. It does not reflect any proof of citizenship. And therefore, you are potentially giving the vote to non-citizens. I stand to oppose this bill. This bill violates the basic structure of the Constitution. In the Keshananda Bharati case, it was clearly said that democracy is part of basic structure. This government is taking away the autonomy of the Election Commission. An epic card is issued through a constitutional process by a constitutional government authority. You have no right whatsoever to indulge in this. विपक्ष के विरोध के बीच निधि एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सदस्यों ने इसका विरोध करने को लेकर जो तर्क दिए हैं वे उच्चतम न्यायालय के फैसले को गलत साबित करने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जन प्रतिनिधित्व कानून में संशोधन का प्रस्ताव इसीलिए किया है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकरण न करा सके और फर्जी तरीके से मतदान को रोका जा सके। आधार कार्ड जो एक नागरिक के पास या जो एक ऑर्डिनरी रेसिडेंट के पास आधार कार्ड है, उसको इलेक्टोरल रोल के साथ लिंक करने का एक प्रावधान रखा है। ये वॉलंटरी है, कंपल्सरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा चुनाव सुधार का जो प्रपोजल लेके सरकार आए हैं उसको पूरा सदन समर्थन करेंगे। केंद्र सरकार की तरफ से विधेयक ऐसे समय में पेश किया गया है जब उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके अलावा वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से जोड़े जाने के कदम को कई विशेषज्ञों ने मतदाताओं के लिए खतरा बताया है। दरअसल सरकार की ओर से दिए गए प्रस्ताव में ये अब तक साफ नहीं है कि वोटर आईडी को डेटाबेस और आधार की डेटाबेस के बीच कितना डेटा साझा किया जाएगा और इसके तरीके क्या होंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि ये विधेयक किसी एजेंसी द्वारा मतदाताओं के डेटा लिए जाने से जुड़े प्रतिबंधों का जिक्र भी नहीं करता। अभी मतदाताओं का चुनावी डेटा चुनाव आयोग के डेटाबेस में सुरक्षित रहता है। इसके सत्यापन के अपने तरीके हैं।
और ये सरकार के दूसरे डेटाबेस से बिल्कुल अलग है। यानी अगर आधार और चुनावी डेटाबेस को जोड़ा जाता है तो चुनाव आयोग और आधार के डेटाबेस एक दूसरे के लिए आसानी से मुहैया होंगे। इस तरह की जानकारी अलग अलग डेटाबेस में होने से इसके गलत इस्तेमाल की संभावनाएं बढ़ जाएगी। खासकर किसी डेटा सुरक्षित कानून के अभाव में निजता के हनन से जुड़ा मामला भी बन सकता है। विशेषज्ञों ने संभावना जताई है कि आधार और वोटर आईडी के बीच साझा डेटा का इस्तेमाल कुछ लक्षित मतदाताओं की जानकारी हासिल करने में किया जा सकता है। इसीलिए इसके चलते वोटर्स के राजनीतिक विज्ञापनों का शिकार बनने और उन्हें मताधिकार से वंचित रखने जैसी घटनाएं भी सामने आने की संभावना है। मतदाताओं की जानकारी और आधार कार्ड के डेटाबेस की लिंकिंग से धोखेबाजी की संभावना भी बढ़ सकती है। दरअसल आधार कार्ड के देश भर में इस्तेमाल होने की वजह से मौजूदा समय में यही पहचान पत्र हर तरह के सत्यापन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतदाताओं के सत्यापन के लिए भी आगे आधार को मूलभूत पहचान पत्र माने जाने की संभावना है। ऐसे में नकली या छेड़छाड़ वाले आधार कार्ड से वोटर आईडी के सत्यापन किए जाने से धोखेबाजी की संभावना भी बढ़ सकती है। आपको बता दें कि 2020 में ही UIDAI ने माना था कि उसने करीब 40,000 फेक आधार कार्ड रद्द किए हैं। ये पहली बार था जब UIDAI ने अपने सिस्टम में धोखेबाजी होने की बात कबूली थी। इसके अलावा आधार कार्ड की जानकारी के जरिए लोगों की लक्षित निगरानी यानी टारगेटेड सर्विलांस के मामले भी सामने आए थे। IDFC के मुताबिक आंध्र प्रदेश में जाति और धर्म जैसे मानदंडों का इस्तेमाल कर राज्य सरकार द्वारा संचालित एक वेबसाइट पर करीब 51.67 लाख परिवारों के लोकेशन को मनचाहे तरीके से ट्रैक किया जा सकता है। इतना ही नहीं, तेलंगाना में वोटर लिस्ट से फर्जी वोटरों को हटाने की कोशिश के दौरान 22 लाख असल वोटर के नाम भी लिस्ट से हट गए थे। इनमें बैडमिंटन खिलाड़ी ज्वाला गुट्टा का नाम भी शामिल था। तब तेलंगाना राज्य चुनाव आयोग ने एक RTI के जवाब में कहा था कि उसने वोटर लिस्ट में सुधार के लिए आधार कार्ड से जुड़े एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से लाखों लोगों के सार्वभौमिक मताधिकार का उल्लंघन हुआ था। जहां तेलंगाना में ये कदम गलती से उठा था, वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि सरकारें इसका इस्तेमाल मनमाने तरीके से कर सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। जहां तो लोकतंत्र में दरअसल आज बात होगी चुनाव कानून संशोधन विधेयक की। 2021 सोमवार को लोकसभा में पास हो गया। बिल में वोटर लिस्ट में दोहराव और फर्जी मतदान रोकने के लिए वोटर आईडी और लिस्ट को आधार कार्ड से जोड़ने का प्रावधान है। सरकार का तर्क है कि इससे पारदर्शिता आएगी, लेकिन विपक्ष को ये गवारा नहीं है। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि सरकार इस बिल को लेके आई है, विपक्ष क्यों विरोध कर रहा है और दरअसल इस बिल में है क्या। उन तमाम चीजों को आज हम खंगालने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। महेश वर्मा जी इस वक्त हमारे साथ हैं, स्पोक पर्सन है बीजेपी के। अजय उपाध्याय जी स्पोक पर्सन है कांग्रेस के। संजय चक्रवर्ती जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लीडर है TMC के। मेजर जनरल रिटायर्ड अनिल वर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, प्रेसिडेंट है ADR एंड इलेक्शन वॉच के। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा महेश वर्मा जी आपसे ही है। सर, बिल लेके आए हैं लोकसभा में, पास भी आप करवा चुके हैं, क्या है ये बिल, हमें हमारे दर्शकों को बताएं। महेश जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से आपसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। सीधे रुक कर लेते हैं जी। महेश जी रखिए अपनी बात रखिए। 2004-05 में एक प्रस्ताव आया जो कि बड़ी इस देश में एक धर्म संकट पैदा हुआ कि कोई भी सरकारी दस्तावेज एक आदमी 2 बार बनवाए तो अपराध की श्रेणी में आता है। और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वोटर आईडी कार्ड में अगर इस तरह के प्रावधान, अगर इस तरह की विसंगति है, इसको दूर करना चाहिए। आधार का एक जो स्वरूप बना आइडेंटिफिकेशन का, यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो आया, वो उसी पृष्ठभूमि में आया। और तब की सरकार जो मनमोहन सिंह जी की थी, जो कि बाद के दिनों में जो लास्ट इसमें मीटिंग हुई जिसमें सारे पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव चुनाव आयोग में इसको लेकर बैठे और ये सारे रिकमेंडेशन उनके ध्यान में था जो आज पास हुआ। सवाल है कि जो एक अपराध की श्रेणी में था उसको उससे
कहीं बाहर किया गया आधार के जरिए। और दूसरी बात कि एक फर्जीवाड़े का इस तरह से विरोध करना, और सिर्फ इस बात के लिए विरोध करना है कि भाई आप इस काम को क्यों कर रहे हो, आप इस देश में ऐसा सुधार करने वाले आप होते कौन हो? ये तो सारा ठेका जो है कांग्रेसियों ने लिया हुआ है। तो सवाल है कि इस फर्जीवाड़े के ऊपर पर चीख पुकार कौन कर रहे हैं? जो अगर फर्जीवाड़ा अगर कहीं दूर होता है इस देश में, हमारी जो चुनाव व्यवस्था है, हमारी जो लोकतंत्र है, उसकी खूबसूरती क्या है? यही है जिसमें हम जितने पारदर्शी ढंग से, जितने अच्छे तरीके से अपने मतों सर, का न सिर्फ प्रयोग कांग्रेस करें। बल्कि तमाम और पार्टियां भी इसका विरोध कर रही है। इस बात को भी आपको निश्चित समझना रूप से। होगा। क्या देश में समाज में सुधार का जिम्मा आप लोगों पर ही है, और जो तमाम विपक्षी पार्टियां इसको नहीं समझना चाहती, नहीं देखना चाहती, या नहीं चाहती कि सुधार हो? क्यों नहीं समझ पा रही विपक्षी पार्टियां सर? वो इसलिए नहीं समझना चाहती है कि उनको कहीं राजनीति करना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना कि 2004-5 में जिस 40 संशोधन को लेकर इसका ड्राफ्टिंग हुआ, आज उसी बिल को पास कराते हुए आपने अलाप बिलाप प्रलाप शुरू कर दिया। ये क्या तरीका है? ये करे तो पुण्य, हम करे तो पाप। ठीक है, अजय उपाध्याय जी जवाब दीजिए, क्यों, आखिर क्या वजह है कि इसका विरोध किया जा रहा है? महेश जी तो तमाम इसकी बखान कर रहे हैं कि इसमें तो बहुत अच्छी चीजें हैं, पारदर्शिता आएगी और तमाम तरह की बातें, लेकिन आप लोगों को क्यों नहीं अच्छा लग रहा है बिल? लगता है कि इस बिल की यथार्थ और सच्चाई की जानकारी नहीं है, पढ़े नहीं है। चैनल में चूंकि सपोर्ट करना है तो इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं। तथ्यात्मक बातों को भी ध्यान देना चाहिए। तथ्यात्मक बात है कि अभी उन्होंने एक बात कही कि दो मतदान आई कार्ड क्यों? पहले और भी चीजें हैं उससे जुड़ा हुआ। अभी तो अनिल वर्मा जी भी डिटेल्स में एडीआर के अध्यक्ष हैं, बताएंगे कि जो पहले से जो मतदान करता है लोग, यदि इस प्रेमाइजेस पर जाएंगे तो इसका मतलब अभी तक जितने मतदान हुए सब फर्जी ही हुए हैं। अभी जाकर सुधार हुआ है और आज से जो होगा वही सही माना जाएगा। इतने चुनाव जो हुए सारे फर्जी मान दिए जाएंगे यदि महेश वर्मा जी की बात मानूं। मुझे लगता है कोई फर्जी वोटर नहीं है, ना फर्जी मतदान हुआ है। जहां तक बात उसको रोकने का है, तो रोकने की प्रक्रिया है। आधार कार्ड को आप जोड़ते हैं तो 2-3, एक तो सैद्धांतिक पक्ष ये है कि आधार कार्ड देश के अंदर रहने वाला कोई भी व्यक्ति बनवा सकता है, लेकिन वोटर का राइट सिर्फ और सिर्फ इस देश में सिटीजनशिप जिसको है उसी को है। सिटीजनशिप राइट एक बड़ा मुद्दा है और ये देश के नागरिकों के कर्तव्य और दायित्व दोनों को निर्धारित करता है। सिटीजनशिप और आम आदमी में दोनों में डिफरेंस है। हाँ, जो भी देश से विदेश से कहीं से भी कोई व्यक्ति आकर के रह रहा हो, किसी कारण से रह रहा हो, एक उसका टाइमिंग हो, उसकी तो उसको हम वो सुविधाएं देते हैं, कुछ सुविधा, लेकिन सुविधा देने का मतलब नहीं कि उसको वोटर राइट दे दें। वोटर राइट देते हैं सिर्फ अपने नागरिक को। ये सैद्धांतिक पक्ष पर हमारी पार्टी जो इसका विरोध कर रही है। या तो ये निर्धारित कर दे कि आधार कार्ड सिर्फ देश के नागरिकों को मिलेगा, उसके अलावा किसी को नहीं मिलेगा। ये पक्ष है, इसको समझने की जरूरत है, राजनीति का पक्ष नहीं है। ये देश के जो अपने आप को राष्ट्रवादी देश पार्टी बोलती है उसको भी यदि इतनी नासमझ होगी तो कैसे चलेगा भाई। दूसरी बात है, आधार कार्ड में बहुत सारे विसंगतियां हैं, जिन विसंगतियों को लेकर के समय समय पर हम लोग कई बार चर्चा भी किए। अलग बात है कि कांग्रेस इस आधार कार्ड को लॉन्च की थी, और जब लॉन्च की थी, जब लाई थी, तो भाजपा के महेश वर्मा जी शायद उस समय डिबेट न करते हो, लेकिन अपने पुराने नेताओं को देख ले, वो कितने हो हंगामा करती थी, कितना आलाप बिलाप प्रलाप जो शब्द इन्होंने यूज किया है खुद करते थे। तो आधार कार्ड जब बाद में जब परिस्थितियां आई हैं तो इन्होंने लागू किया। आधार कार्ड की जरूरत है, हमको भी आधार कार्ड से बहुत सुविधाएं मिलती हैं, और हम खुद कहीं भी किसी भी परिस्थिति में होते हैं तो उसका एक लाभ होता है। लेकिन उस लाभ का मतलब नहीं कि हम उसको उस मुद्दे के लिए जोड़ दें जो एक सिटीजनशिप एक्सक्लूसिव राइट वोटर राइट है। या तो इस पर एक संशोधन होता तो व्यापक स्तर पर होता, और इसी के लिए कांग्रेस पार्टी संशोधन का विरोध नहीं कर रही है। कांग्रेस पार्टी का मानना था कि इसको सेलेक्ट कमेटी में आप भेज दीजिए और इन मुद्दों पर एक बार डिस्कशन हो जाए। क्या अंतर पड़ता है, 15 दिन बाद हो जाएगा। ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के चुनाव को ही यदि आप टारगेट कर रहे हैं तो भी अभी टाइम है आपके पास। 15 दिन 1 महीने में उस पर डिसीजन हो जाएगा। जो संशोधन होगा तो और अच्छे के लिए होगा। एक तरफा सरकार हर चीज अपने पक्ष में क्यों ला करके कार्यपालिका का काम। ठीक है, मैं और गेस्ट के पास जाऊं उससे पहले एक रिएक्शन इस पे ले लेती हूँ महेश जी से। महेश जी, अब क्या, तो क्या अंतर पड़ता है? ठीक है महेश जी,
ये वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की बात अगर सरकार की तरफ से की जा रही है, इस बिल को लाया जा रहा है, तो क्या हम ये भी माने, जिस बात का जिक्र अभी अजय जी कर रहे थे, कि सरकार ने अब एक खुला हाथ दे दिया है रोहिंग्याओं को, जिसका आप लगातार विरोध करते आ रहे हैं कि आइए जी आप भी वोट करिए, आप भी अपनी सरकार चुनिए? नहीं, ये गलत बोल रहे हैं। मैंने जिस चीज को आपके सामने रेखांकित किया उसके बारे में इन्होंने जवाब नहीं दिया है। इन्होंने बहुत ही एक जनरल बात कह दी। 2004-5 में जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, उसके आलोक में जो कांग्रेस की तब की सरकार ने जिस तरह के प्रस्ताव इलेक्शन कमीशन के सामने रखा, और उसके बाद इसको लेकर कम से कम 70 से 72 बैठकें हुई, और उसमें पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे सारे स्टेक होल्डर जो पॉलिटिकल पार्टियां थी, इलेक्शन कमीशन जो है पॉलिटिकल पार्टियों की भागीदारी से चलती है। ये पहले उस एक्ट को पढ़ के आए, और कोई भी चीज अगर वहां बनता है, कोई भी वहां के रिकमेंडेशन माना जाता, सरकार मानती है या पार्लियामेंट उसको एक्सेप्ट करती है, तो ये पॉलिटिकल पार्टियों की सहमति से होती है। तो ये दो चेहरे और दो चरित्र जो है आज के डेट में जिस तरह से सामने आए हैं इस कानून के पास होने पे, एक तो वो सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात ये बताइए कि बीजेपी सरकार के लिए चुनौती है ऐसे में जब हम आधार को लिंक करेंगे वोटर आईडी कार्ड से। हमारे जो अमला जमला उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा जो चुनावी क्षेत्र हैं, वहाँ चुनौती किसके लिए पैदा होगी? बीजेपी के लिए। बीजेपी जो है अपने लिए खंडक खोद रही है। ठीक है सर, संजय जी का रुक कर लेते हैं, मैं लौटती हूँ। ये जस्टिफाई करने के चक्कर में है। ठीक है संजय जी, कहाँ पे आपको खामी इस बिल में लग रही है, जल्दी से बता दीजिए, क्यों विरोध हो रहा है इसका? देखिए पहली बात तो ये है कि आधार एक ऐसा सेंसिटिव चीज होता है जो आधार को आप हर चीज से आप वो नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन का एक अपना एक वर्चस्व है। अगर आप इलेक्शन कमीशन और इसको लेकर के आप सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए ये काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपने खुद ही 10 मिनट पहले आपने खुद कहा है कि अभी असम में आधार जाली पकड़ा गया, तेलंगाना में ये प्रॉब्लम होती है। आप इस तरीके से एक तरीके से बोगस वोटर्स को आप आमंत्रित कर रहे हैं, और उनको और साथ में सरकार का एक जो रवैया है, जिस तरीके से एक वो जो चाहेंगे वो ही सही होगा। क्यों भाई विपक्ष को लेकर के साथ लेकर के आप सारी चीजें का डिस्कशन आप विपक्ष के साथ लेकर क्यों नहीं करते? इसके लिए एक कमेटी गठन करिए, विपक्षी कुछ नेताओं को उसमें साथ रखिए, वो सही जो सुझाव देंगे वो सुझाव के ऊपर अमल करिए। ये कौन सी बात होती है अचानक कोई ना कोई कानून लेकर के चले आते हैं, उसको चूंकि लोकसभा में इनका खुद का बहुमत है, वो बहुमत को पास कराने की पूरी तरीके से कोशिश करते हैं। इस तरीके से ये तानाशाही की ये शुरुआत कर रहे हैं, और ये धीमे धीमे करके ये एक तानाशाही रवैया अपना रहे हैं, ये देश के ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। और ठीक है सर, ठीक है। अनिल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, सवाल इस बात को लेकर है, इस बिल के अंदर क्या कुछ खामियां आपको लगती है, और क्या कुछ आपको लगता है कि इससे कुछ बेनिफिट होगा? नेहा जी, आपने काफी डिटेल में अपनी रिपोर्ट में सारा कुछ बता दिया था, और मैं 2-3 चीजें बोलना चाहूंगा, मुझे जरा इजाजत दीजिएगा। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो जैसे हमारी लोकसभा में डिबेट और डिस्कशन चल रहा है, बहुत ही अफसोसजनक है कि जिस तरीके से बिल्स पास हो रहे हैं, धक्काशाही टाइप हो रहा है। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स का ट्रांसपेरेंसी के नाम पर बिल पास किया गया था और तमाम कानून अमेंड कर दी। उसी प्रकार से ये भी करने की कोशिश की जा रही है। जो इस प्रकार के सेंसिटिव और इम्पोर्टेंट बिल्स होते हैं, उनके ऊपर डिबेट डिस्कशन होना चाहिए, और अगर जरूरत हो तो स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजने में कोई हर्ज नहीं है, ताकि उसके ऊपर अच्छी तरीके से सब तरफ से वो उसको देखा जाए। अब दूसरी मेन चीज ये है कि ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है, अंडर राइट टू प्राइवेसी, और उसके ऊपर कुछ जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दे रखी। तो क्या ये एक तरीका है टू सर्कमवेंट दैट? ऐसा लगने में आ रहा है। ये जो जल्दबाजी दिखाई जा रही है, इसकी कोई जरूरत नहीं, इसको थोड़ा और तफसील से डिस्कस तो करना चाहिए। और जैसे जस्टिस कृष्णा स्वामी जो डेटा प्राइवेसी बिल का जिन्होंने वो मिशन में के वो उन्होंने बोला था 2019 में कि ये जो लिंकिंग की बात है ये बहुत खतरनाक चीज है। इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो क्या हैं, जैसे कि ऑपोजिशन वालों ने भी कुछ बताए हैं, और मैं बता देता हूँ कि हिस्ट्री देखिए
2015 में जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ब्रह्मा साहब थे, HS ब्रह्मा जी, तो उनके समय में ये कार्रवाई शुरू की गई थी और 3 महीने के अंदर 3 करोड़ लोगों को इसको छोड़ दिया, जबकि बोला गया था कि ये वॉलंटरी है, अभी भी बोला जा रहा है वॉलंटरी। और उसके बाद जब 2018 में इलेक्शन हुए थे तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लगभग 55 लाख लोगों को डिसएनफ्रेंचाइज किया गया था, यानी कि उनके नाम इलेक्टोरल रोल गायब हो गए थे। तो ये चीज बता रहा हूँ कि ये जैसे हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट की जो डेटा प्राइवेसी की जजमेंट है 2017 की है, उसमें उन्होंने 3 सवाल किए हैं। वो सबका कि भाई फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी जो है उसको आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो ये 3 सवालों का जवाब पहले मिलना चाहिए। पहला, इज इट एनक्रोचमेंट ऑन इंक्रोचमेंट ऑन द बेसिस ऑफ अ लॉ, क्या ये किसी कानून के आधार पर इंक्रोचमेंट होता है राइट टू प्राइवेसी? दूसरा है, इज देयर अ लेजिटिमेट स्टेट एम फॉर दिस इंक्रोचमेंट, कि क्या कोई विशेष एम है ये सब करने के लिए सरकार का? और तीसरा सवाल जो उन्होंने बोला है कि इज दिस इंक्रोचमेंट टू प्राइवेसी प्रोपोर्शनेट टू द पर्पस ऑफ द लॉ अंडर विच इंक्रोचमेंट इज टेकिंग प्लेस। तीसरा है, वोटर फ्रॉड के चांसेस हैं इसमें। चौथा है, राइट टू प्राइवेसी वायलेट हो रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से ये नहीं मेल खाता है। नेक्स्ट है, आधार डेटाबेस जो है उसमें खुद UAID ने भी कबूल किया है कि काफी प्रॉब्लम है, हम उसको कैसे फुल प्रूफ मान सकते हैं। नेक्स्ट है कि इससे वोटर प्रोफाइलिंग और सर्वेलेंस की जा सकती है। वोटर प्रोफाइलिंग मतलब जाति धर्म के आधार पर वो किया जाता है और फिर उनको टारगेट करके उनको पॉलिटिकल पार्टीज सारी ही इस्तेमाल करती हैं, और ये हुआ है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जब 2018 में जी। और तो ये इसमें बड़े मुद्दे हैं जिनके ऊपर डिबेट डिस्कशन की जरूरत है, तो जल्दबाजी में इस तरीके से पास करना ठीक है। महेश जी का रुख कर लेते हैं। महेश जी, जिस बात का जिक्र अभी अनिल जी कर रहे थे, सर उन पर जवाब दीजिए कि इतने सारी दिक्कतें इससे हो सकती है, फिर इस बिल को बिना चर्चा के या चर्चा नहीं करवाना, जल्दबाजी में इसको पास कराना, ये कहाँ तक उचित है सर? थोड़ा पेशेंस, थोड़ा धैर्य के साथ कहीं ना कहीं लोकसभा में चर्चा होने दी जाती, विपक्ष को भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाता। महेश जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही हम तक। हाँ, आवाज आ रही है? बिल्कुल, अब आपकी आवाज मिल पा रही, रखिए अपनी बात जी। मैं ये कह रहा हूं कि जो ये श्रीमान वर्मा जी जो बात कह रहे हैं, इनकी बात जो है, इनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि पार्लियामेंट में कोई बहस ही नहीं हुई, ना कोई नेता कुछ बोला, ना कोई इसके ऊपर आपत्ति दर्ज कराई गई, ना सुप्रीम कोर्ट की बात हुई, ना इन्होंने जितनी चीजें रखी उस चीज का कोई आकलन सरकार ने किया। ये बिल ऐसे ही हवा में पास करी, ऐसा नहीं है। मानिए स्टैंडिंग कमेटी में भी गई, ये वहां आपको डेट और टाइम हो तो आपको बता देता हूं, तो वहां भी ये डिस्कस हुआ। जहां जो चीज होना चाहिए डिस्कशन का, वो सब चीज इसमें पूरा किया गया है। वो इसलिए पूरा किया गया है कि इसको कहीं ऐसा ना हो कि कल को कोई सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे। दूसरा नेहा जी, जो इसकी सबसे खूबसूरत बात है, इस साल में एक दिन जब आता था कि भाई 18 साल के हमारे बच्चे थे, इनको कहा जाता कि अब 18 साल के आप हो गए जनवरी में, अब आप अपना वोटर कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन कराइए। सरकार ने इसमें 4 कट ऑफ डेट डाले, इसमें क्या गलत है? अब ये सब चीजों को इतनी, इसकी बहुत ऐसी खूबसूरत बातें हैं जिसको ये लोग अनदेखी करके अपना इनका एक वेस्टेड इंटरेस्ट है। सर, खूबसूरत बातों को हमारे सामने रखिए ना, मैं भी टिप्स पे गिन लेती हूँ जरा कितनी खूबसूरत बातें हैं, क्योंकि बदसूरत बातें तो बहुत सारी बता दी अनिल जी ने। अब आप बता दीजिए ऐसी खूबसूरत बातें भी इसकी, क्या हम भी समझ जाए। सबसे पहली बात की सरकारी दस्तावेज अगर एक आदमी 2 जगह बनवाता है तो अपराध की श्रेणी में आता है। दूसरी बात की सुप्रीम कोर्ट की जो चिंता थी
कि वोटर आईडी कार्ड जो है उसको जब आप एक ईवीएम इस्तेमाल करते हैं और उसको किसी न किसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉनिक्स या कोई भी ऐसा सूचना प्रौद्योगिकी की चीजों से अगर हम कनेक्ट करते हैं तो उससे हमें मजबूती मिलती है, हमारे मताधिकार के हमारे जो अधिकार है वो इंटैक्ट होता है। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमारी नागरिकता को ये आधार कभी भी चैलेंज नहीं करता है, क्योंकि इस पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी जो है ये चीज कह चुका है कि आप जो है आपके आधार पे आपकी नागरिकता तय नहीं होनी है। सर, अब तक ये साफ नहीं है कि वोटर आईडी के डेटाबेस और आधार के डेटाबेस के बीच कितना डेटा साझा किया जाएगा और इसके तरीके क्या होंगे, इस बारे में हमें बताइए ना थोड़ा सा। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि ये तो अभी डिस्कशन का पार्ट है ना, अभी तो इसमें संशोधन भी आएगा। नेहा जी, राज्यसभा में ये पास होना है, हो सकता है कुछ संशोधन सरकार मान भी ले। तो अभी तो ये कहना कि ये बिल पास हो गया, कानून पास हो गया और देश में लागू हो गया, ये तो बहुत जल्दीबाजी होगा। लेकिन इसका विरोध करने का ये कहते ना कि इसके कुछ डिस्कशन ही नहीं हुआ और कोई बात ही नहीं हुई, तो ये एक तरह से देश के पार्लियामेंट्री सिस्टम पे उंगली खड़ा करने वाली बात है, वो भी एक पढ़े लिखे आदमी के द्वारा। अनिल जी रखिए, आश्चर्य अनिल जी कह रहे हैं डिस्कशन भी हुई है, बातचीत भी हुई है, उसके बाद ही इस बिल को पास कराया गया है। इस तरह से बेबुनियाद इल्जाम सरकार पे लगाए जा रहे हैं। देखिए, पॉलिटिशियंस तो इंडिविजुअल पे अटैक करना शुरू कर देते हैं, मुद्दों पर बात कम करते हैं। मैंने आपको स्पेसिफिक रीजंस दिए हैं और उनका जवाब नहीं दिया उन्होंने। वो जो बाकी चीजें बताई हैं वो ठीक है, उसको तो हमने क्रिटिसाइज नहीं किया। जो जेंडर इक्वालिटी वाली बात थी सर्विस वोटर्स के लिए और जो 4 बार रजिस्ट्रेशन, वो ठीक है, उसका लिए हमने नहीं बोला। प्रॉब्लम इज ऑफ राइट टू प्राइवेसी बेसिकली। और मैं आपको ये बता दूं कि एक पुराने रिटायर्ड चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो थे कर्नाटका के, उन्होंने बाद में एडमिट किया था कि ये जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया गया था उसकी वजह से वो इतने सारे नाम उड़ गए थे। तो मैं बता रहा था आपको कि 3 महीने के अंदर 3 करोड़ नाम डाल दिए थे और बाद में आंध्रा और तेलंगाना के लगभग 55 लाख यानी कि 30 + 22 वो जो उड़े थे, उन्होंने खुद बोला ये। तो अब आप ये कैसे कह दें कि ये बिल्कुल फूल प्रूफ सिस्टम है? इसमें तो हम तो यही कह रहे हैं ना कि इसको थोड़ा सोच समझ के और अच्छी तरीके से, और टेक्नोलॉजी, यस सर्टेनली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जरूर होना चाहिए, बट मैंने आपको अभी ये एग्जाम्पल भी दिया। बिल्कुल सॉफ्टवेयर की वजह से उड़ गए नाम। ठीक है, तो अभी आप कहिए कि ज्वाला गुट्टा भी सिटीजन नहीं है और ये इस तरीके की बातें जैसे करते हैं, तो फिर वो तो ठीक नहीं है। ठीक है, महेश जी का मैं रुक करूंगी। इससे पहले संजय जी, क्या वाकई सरकार बहुत जल्दबाजी में बिल लेके आ रही है क्या? इससे पहले हमने देखा कृषि कानून बिल भी जबरदस्ती पास करा लिया गया, उसके बाद उसे बैकफुट पर आकर वापस लेना भी पड़ा। क्या वजह है कि इतनी हड़बड़ी है? क्या वजह है कि इतनी जल्दबाजी है? दरअसल इनका इंटरनल चुनाव का जो सर्वे हुआ है, वो सर्वे में ये किसी भी राज्य में बढ़त बनाते हुए नहीं दिख रहे हैं। मेन कारण ये है, ये जल्दबाजी का सारे कार्यक्रम अब दिख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इंटरनली इनका जो ये सर्वे कराते हैं, सर्वे में बड़ी बुरी तरीके से इनको हार नजर आ रही है। खासकर उत्तर प्रदेश जो जहाँ से प्रधानमंत्री जी खुद चुनकर टीएमसी जीत रही है, वहाँ प्रदेश में इनकी सबसे ज्यादा बुरी हालत होने वाली है। और यही वजह से किसी तरीके से साम दाम दंड भेद कोई भी तरीका अपना करके आप कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा हिटलरशाही कानून लाया जाए ताकि जनता को भी एक बैकफुट पे धकेला जा सके। अभी आप देख रहे होंगे, अभी उत्तर प्रदेश में इन्होंने एक स्कीम लागू किया है जिसमें ये रिफाइंड ऑयल, इसमें जो है चना, नमक, दाल, दुनिया जान की चीज है। पूरे देश भर में क्या सबसे ज्यादा इफेक्टिव राज्य उत्तर प्रदेश है क्या? कोरोना से इफेक्टिव राज्य सारा तो उत्तर प्रदेश, सब जगह में कोरोना का, लेकिन मार्च के महीने तक सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश को ये विशेष सुविधा दी। और बाकायदा नमक में भी प्रधानमंत्री मोदी जी का और योगी जी का फोटो, तेल में भी फोटो। हम तो आज मैंने अपने स्टेटस पे लगाया था, काश इनके बस में चलता तो चावल के दाने, गेहूं के दाने में भी जो है मतलब मोदी जी का और योगी जी का फोटो लगा देते। ये केवल एक कोशिश ये हो रही है कि किसी तरीके से इस जल्दबाजी में ऐसे जल्दबाजी की भी बात है और बात यहाँ पे टाइमिंग की भी है। अजय उपाध्याय जी, ऐसे समय में इस विधेयक को लाया गया है जब केवल बैकफुट पे लाना चाहते हैं, जनता को बैकफुट लाने की कोशिश। बोलने दीजिए अजय जी को।
इसमें कहीं कोई वो नहीं है। ये सारी चीजें इत्मीनान से जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है टीएमसीआर तो क्या जरूरत है किसी को इसको नहीं पास बोलने कराने देती की, है ना आपको किस ना मुझे, किस तरह क्या की करें जरूरत है मैं। इनको पास कराने की, और सिर्फ ये जनता को बैकवर्ड ठीक है बनाना संजय चाहती है, जी। विपक्ष को ये दवा मिलाने की एक समझ गए राजनीति है, सर। मुद्दों से हटाने की राजनीति है, ठीक है, और कोई ठीक राजनीति नहीं है इसमें। ठीक है अजय जी, ऐसे समय में इस विधेयक को लेके आया गया है, इस बिल को लेके आया गया है जब उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव है। सर, टाइमिंग को लेकर भी आप लोग लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, क्यों, आखिर क्या वजह इसके पीछे मानते हैं आप? ये टाइमिंग, इस वक्त पे इस बिल को लाना, क्या वजह है इसके पीछे? मुझे लगता दोनों भी है। एक तो वैचारिक बात है जो मैंने पहले राउंड में बोली भी कि किस तरह से ये रेजिडेंट वर्सेस सिटीजनशिप का मामला है। आधार, कोई भी रेजिडेंट हमारे यहाँ होगा उसको हम आधार कार्ड जरूरी होता है वो बनवाता है, लेकिन उसका मतलब नहीं है कि वो सिटीजनशिप राइट उसको मिल जाए। भारत का नागरिक वो है जिसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त है और वोटर राइट उसी को मिलेगा। तो यहाँ एकदम सैद्धांतिक है और मुझे लगता है इस बात पर चारों पांचों पैनलिस्ट, आप भी इंक्लूडिंग, इस बात को स्वीकारेंगे कि हमारा ये विचार है। यदि इस पर कोई बुलेट प्रूफ ऐसा व्यवस्था हो जाए जिसमें कि जो आधार जिनके पास है लेकिन वो हमारे सिटीजनशिप राइट के लायक नहीं है, देश के नागरिक नहीं है, उनको इसमें वोटर राइट उनका कैसे चेंज किया जाए, रोका जाए, इन पर चर्चा हो सकती थी और इस पर बातचीत हो सकती थी। दूसरी बात है टेक्नोलॉजी से जोड़ना, एकदम जोड़िए, लेकिन टेक्नोलॉजी का सदुपयोग भी है और उसी टेक्नोलॉजी का कई बार दुरुपयोग है। तभी पहले हम बैलेट से हम चले थे, इस पे आए थे, इस पे मशीन पे, और अब जो है फिर से यूएस जैसा देश और बहुत सारे, जर्मनी और जापान जैसा देश जो है बैलेट पर चला गया। हम तो कहते हैं पूरा सुधार कीजिए। चुनाव आयोग में तो सबसे ज्यादा सुधार की जरूरत है, चुनावी प्रक्रिया में सुधार की जरूरत है और चुनावी मानसिकता में चुनाव की जरूरत है। लोकतंत्र के लिए अच्छा होगा, पार्टियां किसी की भी रहे, सरकार किसी की भी रहे। आज आपकी सरकार है, कल कांग्रेस की आएगी, और यदि वो लूप होल्स कहीं भी रहेगा तो उसका दुरुपयोग सदुपयोग कोई भी कर सकता है। मैं कहता हूं कि एक नागरिक होने के नाते हम सबका ड्यूटी बनता है कि कुछ प्रीमाइजेस मेंटेन रहे जो लोकतंत्र को मजबूती देगा। सरकार किसी की भी रहेगी और उस पर इसीलिए डिस्कशन जरूरी है, डिबेट जरूरी है। महेश वर्मा जी हमारे बड़े भाई समान है, वो ठीक है, वो अपनी बात रखेंगे, भाजपा के पक्ष को ही उनको रखना है और हम भी कांग्रेस के पक्ष को रखेंगे, लेकिन दोनों से ऊपर उठ के एक बात समझना होगा कि पार्लियामेंट डिस्कशन के लिए कोई भी बिल आता है तो सरकार पहले से सारी तैयारी करके बिल रखती है और उस पर चर्चा होती है। हम कहते हैं भाजपा के साथी को भी चर्चा करना चाहिए था। चर्चा से क्या अंतर पड़ता है, क्यों हंगामा और क्यों हर मुद्दों पर बात नहीं, बात होनी चाहिए। स्टैंडिंग कमेटी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। यदि कुछ उसमें सुधार की संभावना है तो जाना चाहिए। कुछ पार्ट उसके अच्छे भी हैं, जैसे जेंडर वाइज वाले बात उन्होंने कही, इस पर हम कहाँ विरोध कर रहे हैं। और जिस बात का जिक्र अनिल जी ने किया था कि निजता का हनन है, उस पर भी हम रिएक्शन लेंगे। लेकिन जो अनिल जी जो बात कह रहे हैं उस बात को मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो जो एक बहुत सेलेक्टिव बात वो लेकर वो आपके दर्शकों को जो बता रहे हैं उससे एक इस बिल को लेके एक भ्रम पैदा होता है। उनको ये मालूम है, मेजर जनरल रह चुके हैं, कि ये चुनाव आयोग का प्रस्ताव है और चुनाव आयोग में कोई भी प्रस्ताव और कोई उसके प्रपोजल को तैयार करता है तो सारी पॉलिटिकल पार्टियों की सहमति से होती है, उसमें सरकार की कोई दखल अंदाजी नहीं होती है। जितने स्टेक होल्डर होते हैं चुनाव आयोग के, वो सारी पॉलिटिकल पार्टियां होती है, वही तय करती है इस देश में कि चुनाव किस तरह से होना है, क्या उसकी आचार संहिता होती है, किस तरह से उसको आगे लेकर हम बढ़ेंगे। ये जो है पॉलिटिकल पार्टियां जो उसमें होती है, उनकी मीटिंग होती है और इस प्रस्ताव को जो लोकसभा में एक बिल के स्वरूप में आया, ये सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने मिलकर तय किया। ये सरकार का फैसला नहीं है। सरकार तो इसको सिर्फ लेकर आई है और आप इस पे डिस्कशन करना चाहते हैं और उस डिस्कशन के जरिए अगर नया कोई संशोधन लाना चाहते हैं, जैसे कि अजय उपाध्याय जी ने कहा कि चुनाव को लेकर कभी इस देश में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर कोई सुधार होता है तो उसको लेकर कोई उसके औचित्य पे सवाल नहीं करता है। जैसे पीछे अरुण जी ने भी वित्त मंत्री रहते हुए चुनावी फंड या इसका जो चुनावी बॉन्ड, इस सारी चीजों को कांग्रेस ने विरोध तो नहीं किया ना, किसी ने भी विरोध नहीं किया। तो चुनाव सुधार एक हमारे लिए हमेशा एक जरूरत रही है और आवश्यकता रही है। अब उसमें जो है किसी का अधिकार प्रभावित ना हो, इसकी चिंता होनी चाहिए।
और उस चिंता बस सरकार के सामने आप रखिए। अगर सरकार ने उसको कहीं छोड़े, सरकार क्यों तो ये भी कहा जा रहा है ना कि इसके चलते वोटर्स के राजनीतिक विज्ञापनों का शिकार बनने और उन्हें मताधिकार से वंचित रखने जैसी घटनाएं भी सामने आने की संभावना है। नहीं नेहा जी, मैं तो कह रहा हूँ ना कि अब बहस हो रही है, बहस में है वो चीज लाना चाहिए। अब ये मेजर जनरल साहब तो जाके वहां पार्लियामेंट में इस बात को नहीं रखेंगे ना, पॉलिटिकल पार्टी ही रखेगी। अगर कोई ऐसी चीज है तेलंगाना और आंध्रा को लेकर कोई बात इनको समझ में आ रही है तो इसका एक बकायदा अखबारों में निकला भी था कि इसको लेकर कोई आपत्ति हो, कोई सुझाव हो, तब इनको देना चाहिए था। तो ये उस समय तो कुछ नहीं बोलते हैं लोग। ठीक है अनिल जी, अनिल जी कुछ कहना चाहते, सुन लेते हैं अनिल जी। मैं आती हूँ संजय जी, सोच और मानसिकता जो है अब समझ में आती है कि अब हम करेंगे। ये देश का दायित्व, देश के प्रति आपका ये दायित्व जो है मेरे समझ से परे है। ठीक है अनिल जी। हाँ, तो मैं ये बता दूं कि पहली बात तो थोड़ा सा फर्क है जो जैसे ये बता रहे हैं महेश जी। इलेक्शन कमीशन प्रपोज करती है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और उन पर चर्चा भी होती है, लेकिन जैसा ये बता रहे हैं कि जब सारी सहमति सब पॉलिटिकल पार्टीज की हो जाती है तभी वो रिफॉर्म्स का प्रपोजल सरकार को जाता है, ऐसा नहीं है। इनके सरकार के पास पिछले 1-2 साल में 40 इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की लिस्ट पड़ी हुई है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भेजी है। उसमें से यही चुन के इन्होंने एक्सेप्ट किया है। बाकी जैसे कुछ इम्पोर्टेंट थे, उसमें एक था कि अगर आप अपने एफिडेविट में कैंडिडेट गलत इन्फॉर्मेशन भरेंगे तो उनकी सजा बढ़ा के 2 साल कर दी जाए। उस पर कुछ नहीं मैं कुछ और कह रहा हूँ। पेड न्यूज को लीगली वो बना दिया जाए, उस चीज का जवाब नहीं दे रहे, पर कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं यही बता रहा हूँ कि वो सिलेक्टिव होती है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात। और ये भी बता दूं, वो तो तथ्य रख रहे हैं, जवाब तो आप देंगे ना महेश जी, अभी रखने दीजिए, फिर मैं आपका रुख करती हूं। मैं आती हूं। पहले मेरी बात कि वो 40 या 50 प्रस्ताव जो मेरी बात सुन लीजिए। वो प्रस्ताव बनाता कौन है? इलेक्टोरल बॉन्ड्स की इन्होंने सुन लेते हैं महेश जी सुन लेते हैं पहले, फिर मैं आती हूँ। किसी भी पार्टी ने उसका विरोध नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में 2019 के जनरल इलेक्शन में लिखा था कि अगर हम जीत गए और हमारी सरकार बनी तो हम इसको खारिज कर देंगे। वो दूसरी बात है कि अभी सब खुश हैं क्योंकि सबको गुमनाम पैसा मिल रहा है, अननोन फंड, सब खुश हैं। और दूसरी बात इसमें मैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बता दूं कि सीपीआई ने पीआईएल दाखिल की हुई है सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ। तो ये जो कह रहे हैं कि सर्वसम्मति से ये चीजें पास होती हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हाँ जी। और एक और मैं आपको बताना चाहता था कि नहीं, ये गलत मेरी चीजों को कोट रहे हैं। नहीं, अब आप गलत बोले सच बोले वो तो देख लीजिए। नहीं, आप गलत कोट कर रहे हैं। नहीं, क्या गलत कोट किया, एक बार सुन लेते हैं महेश जी, रखिए अपनी बात जल्दी से। मेरा ये कहना है कि मुझे ये बताएं कि जो 40, 50, 100, 200, 400, 500 प्रस्ताव जो सरकार के पास चुनाव आयोग से गया है, किसके कंसल्टेशन से गया जाता है? नहीं, वो कह रहे हैं ना बहुत सारे प्रस्ताव भेजे थे, उसमें से सिर्फ एक ही आपने चुना। मैं कह रहा हूँ कि जो तौर तरीका है या तो उस तौर तरीकों को ये बदल दें। चुनाव आयोग में जो प्रस्ताव बनते हैं सभी पॉलिटिकल पार्टियों की सहमति से बनते हैं, और ये जो कानून आया है ये भी उस सभी की सहमति से आया है। सर, आप तो सभी कानून सहमति से लेके आते हैं, फिर बैकफुट पे आ जाते हैं। नहीं, सभी कानून नहीं, सभी माफ टीएमसी और कांग्रेस के ये गलत है। चुनाव इलेक्शन रिफॉर्म जो जितने बिल आते हैं सब चुनाव आयोग के द्वारा भेजे जाते हैं। ठीक है संजय जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे, सुन लेते हैं सर। मैं लौटती हूँ संजय जी। दरअसल ये महेश जी टोटल एकदम गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं। चुनाव आयोग की हर बैठक में मैं शामिल होता हूँ, हर महीने मीटिंग होती है, हर बैठक में मैं शामिल होता हूँ। कहीं कोई प्रस्ताव इस तरह का रखा नहीं गया है, न किसी चुनाव आयोग ने रखा है, न किसी विपक्षी पार्टी या भाजपा ने रखा हुआ है। तो मैं ही झूठ बोल रहा हूँ, कोई हाथ नहीं है। मैं हर बैठक में शामिल होता हूँ, चुनाव आयोग की हर बैठक में मैं शामिल होता हूँ। ऐसा कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है, न चुनाव आयोग ने कभी इसके बारे में रेकमेंड किया हुआ है। ये बिल्कुल गलत और भ्रामक रूप से जो है पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा रहा है। ऐसा कोई प्रस्ताव चुनाव आयोग ने नहीं रखा है। सरकार की सरकार अपनी मनमानी के हिसाब से जल्दबाजी में ये फैसला ले रही है, और कहीं कुछ नहीं, ये सिर्फ हार का डर है और कहीं कुछ नहीं है। मैं खुद एक गवाह हूँ इस बात के लिए, चुनाव आयोग की मीटिंग में मैं भी बैठता हूँ। ठीक है सर, ठीक है।
मतदाताओं की जानकारी और आधार कार्ड के डेटाबेस की लिंकिंग से धोखाधड़ी की संभावना भी बढ़ सकती है, जिस बात का जिक्र अभी अनिल जी भी कर रहे थे। इसे कांग्रेस पार्टी कैसे देखती है, या सिर्फ आप यही चाहते हैं कि चर्चा हो जाए और उसके बाद ये बिल जो है वो आगे चला जाए? लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जो इसके माइनस पॉइंट है उस पर भी बातचीत करने की जरूरत है, जिस बात की जिक्र अभी अनिल जी ने किया और बहुत तफसील से समझाने की कोशिश की, कहां कहां पर कहीं ना कहीं इसमें माइनस पॉइंट है और उसको उजागर करने की जरूरत है, आगे बढ़ाने की जरूरत है? नेहा जी, चुनाव आयोग में सुधार, और सुधार यदि सार्वभौमिकता में होगी, जिन मुद्दों पर बिल आ रहा है और उस मुद्दों में यदि कोई लेकुना है उसको सुधार किया जा सकता है लोकसभा में पास या राज्यसभा में पास कराने से पहले, और उसको एड ऑन किया जा सकता है, तो सरकार को इतनी धर्मिता क्यों है? सच बात है, चुनाव आयोग तो यदि सब चाहते हैं और उसमें कोई कमी है, उस कमी पर चर्चा के लिए सेलेक्ट कमेटी है। जहां तक बात एडीआर के अध्यक्ष, जैसा कि आप लिख रही हैं, और अनिल जी को मैं भी बहुत समय से जानता हूं, पढ़ता हूं इनके चीजों को, ये कई बार हम लोगों की पार्टियों का भी यदि इनका विश्लेषण होता है तो कई बार गलत होता है, तो उसका भी ये विरोध करते हैं, सभी का करते हैं। इलेक्शन वाच के वो हैं, और सबसे बड़ी बात है इनकी क्रेडेंशियल ये है कि ये रिटायर जनरल है, मेजर जनरल है, बड़े पद से रिटायर हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि इनके बात पर हम यहाँ तू में करके, ठीक है इनके बात से हो सकता है हम एज ए पॉलिटिकल पार्टी सहमत ना हो, लेकिन इनके जो सुधार के विषय हैं, और संयोग से चुनाव आयोग पर ही स्पेशलाइजेशन इन लोगों का रहता है, इलेक्ट्रल सुधार से सबसे ज्यादा है, तो इनके बात का तो एक है अर्थ। 40 यदि विधेयक पहले से पड़ा हुआ है गवर्नमेंट के पास और उस पर सुधार की संभावना के लिए चर्चा कर रहे थे, तो स्पेशली इतनी आवश्यकता अचानक चुनाव के पूर्व इसी की क्यों हो गई, जिसमें ये क्लियर है कि इसे धोखाधड़ी की जा सकती है, मैंडेट पर प्रभावित किया जा सकता है, और जिस तरह की चीजें पहले आ चुकी है पब्लिक डोमेन में, जिन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं है उन्हें भी दिया जा सकता है, बंद किया गया। बिल्कुल जी। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आप सभी मेहमानों का। जी, बहुत शुक्रिया सर आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पर इस पर अब सरकार को सोच विचार करने की जरूरत है, क्योंकि लोकसभा में तो ये पास हो गया, लेकिन विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है और वो कह रहा है कि इस पर बहस होनी चाहिए और बहस तफसील से होनी चाहिए, ताकि उनकी भी बातों को सुना जा सके, समझा जा सके और साथ ही साथ जो संशोधन की जरूरत इस बिल में है वो संशोधन हो सके। लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।